2 3 4 5 आप लोगों को पता है, आज हम आप लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाएंगे जिसे देख के आप सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे कहा ना मैंने आई। नहीं नहीं नहीं, सोनम बेटा, शादी नहीं करनी है मुझसे और इस लड़के से तो बिल्कुल नहीं। अगं मग कुणाशी लग्न करायचंय तुला? अरे पहले अपने आप को देख। अरे ये तीसरा रिश्ता लाई थी मैं तेरे लिए। अगर तू शादी नहीं करेगी तो इस घर में नहीं रहेगी, समझी? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के। बेटा सोनम, पर उससे शादी नहीं। सोनम बेटा। तो उसकी शुरुआत करते हैं हरी से। नाक कटा के रख दी है तूने। एक तो 6 इंच का पैदा हुआ और सिर्फ 2 इंच बढ़ा, और अब ये नौटंकी करके बाप दादा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। तू मर क्यों नहीं जाता? मर जाऊंगा मैं, अब मुझे जीना भी नहीं है और ऐसे घर में मैं रहना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ इंसान को उसके मन से नहीं तन से तोला जाता है। जा रहा हूँ मैं, और याद रखिए यहाँ पे कभी इस घर में मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ मत आना। अब बारी है आरिफ की। आजा मेरी मैना, अरे आजा ना। एक दिन ना ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगा और तुझे उठा के ले जाऊंगा इस पिंजरे से आजाद करके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है जो लेकर आ रहे हैं विठल। चाहे कितना भी पैसा लगे मैं लेकर आऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तेरा इलाज कराऊंगा। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। दूसरों के ऐब, दूसरों की खामी को खोजते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। हम सब की जिंदगी में अक्सर ऐसे मकाम आते हैं जब हमें हीन भावना का शिकार बनाया जाता है। हमारी कमजोरियों, हमारी खामियों को उछाला जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। इंसान को कद काठी, रंग रूप, हैसियत और धर्म के तराजू में तोला जाता है, और ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि किसी के अंदर हीन भावना के बीज को बोकर हम उसकी आत्मा को खोखला कर रहे हैं, उसके घाव को कुरेद रहे हैं। जिंदगी एक संघर्ष है जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लड़ाई, जिनका संघर्ष कभी नहीं खत्म होता है। भाई सर, यहीं पे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस बच्चे की लाश अलमारी के अंदर देखी। बॉडी को बाहर निकाल। हो सर। ये तो बौना आदमी है, तलाशी लो। सर तुम आसपास सर्च करो। साहब, है चाहता और आरिफ बागवान लीला है, शायद इसका ही नाम हो। सर ये देखिए,
शायद इसे यही मारा गया और इसकी लाश को घसीटकर वहां अलमारी में छुपाया गया। लेकिन एक बौने की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दोस्ती या दुश्मनी कद देखकर नहीं होती देशमुख। और सवाल ये है कि ये बौना यहाँ आया क्यों होगा? और देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? जी सर। सर, उस लाश की शिनाख्त हो गई। उसका नाम आरिफ बागवानी था। उसके रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पुलिस उसे छोटी मोटी चोरी के केसेस में ढूंढ रही थी। ये रहता कहाँ था? सर, उसके माँ बाप और भाई का पता चल गया। वो लोग सांगली में विजयनगर की मस्जिद वाली गली में रहते हैं। चलो। ये आरिफ बागवान का घर है? जी साहब, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या आरिफ का कत्ल हो गया? पता था साहब मुझे। जिस रास्ते पे वो चल रहा था ना, उसका यही अंजाम होना था एक दिन। मतलब? नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए साहब उसने, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर तंग आकर उसने अपना दिमाग गलत कामों में लगा लिया। जाने क्या चलता था उसके दिमाग में। हर रोज एक नया बखेड़ा। और उस दिन तो भाई, पुलिस, थोड़ा संभाल लेना भाई। आरिफ कहाँ पे? अंदर है साहब। चल बाहर। अरे छोड़ो ना, चल। अरे छोड़। आरिफ को क्या समझ के रखा है? एक दिन ऐसा काम करूंगा ना कि देख के संग रह जाओगे। चल। अरे जाओ ना साहब, रुको ना। फिर उसके बाद वो कभी लौट के घर नहीं आया साहब। और ये सब तो सिर्फ उसके बाहर के कारनामे थे। घर के अंदर भी वो अपनी काली करतूतों से कभी बाज नहीं आता था। क्या झांक रहा अंदर? क्या झांक रहा था? हाँ? क्या भाभी ये बता रही काली करतूतें तूने घर में भी शुरू कर दी। मैं फालतू दोस्तों के साथ रह के घटिया आदमी बन गया था वो। किन लोगों के साथ घूमता था वो? सब ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन वो सादिक कुरैशी के साथ बहुत घूमता था। सादिक कुरैशी? जी साहब। कहाँ रहता है? मोबिनपुरा में। ठीक। देशमुख, आरिफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो हो सकता है उसका कत्ल उसी के किसी बुरे काम की सजा हो। उसके इस दोस्त सादिक कुरैशी को थाने बुला। देखे उसने दोस्ती निभाई है कि दुश्मनी? सर, नहीं चल सकती। हाँ, मुझे नहीं चलना। मैं सोना। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो मिष्टी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस थोड़ा सा। और वो देखो, वो जगह है ना, बस वहाँ चलते हैं, फिर सो जाना तुम। फिर वहाँ पे अच्छे से आराम कर लेना। साहब, अपन को काहे को बुलाया साहब? अपन ने क्या किया है साहब? आरिफ के बारे में क्या जानता है? आरिफ साहब, वो बटला? हाँ वही, हत्या हो गई उसकी। हत्या? लेकिन साहब, एक हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई थी उससे मेरी। आजकल आरिफ किन कामों में लगा हुआ था? किन लोगों के लिए काम करता था? वो 3-4 बौने लोगों के साथ पार्टी में कुछ गाने बजाने का काम करता था साहब, और उससे पैसा भी मिलता था। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं था? अरमान सबके होते हैं साहब, वैसे आरिफ के भी थे। कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन बावला हो गया था वो, इसीलिए उसे अड्डे पे लेकर गया था साहब। पिछले कुछ दिनों से आरिफ का आना जाना था वहाँ? नहीं साहब, आजकल तो प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसके ऊपर शादी करके घर बसाने का भूत सवार था साहब। उसकी ग्रुप की लड़की एक सोनम, उसके साथ शादी करना चाहता था, उसकी छाइट की। उस ग्रुप का मालिक कौन है? ये लोग रहते कहाँ हैं? बौने लोगों का ग्रुप है साहब, हरी, विठल और सोनम। ठीक है, जा सकता है, पर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। ओके साहब। आरिफ का क्रिमिनल पास था, कहीं नई नई लड़कियों के चक्कर में तो कांड नहीं हुआ है। उस लड़की सोनम से मिलो, देखो क्या जानकारी हाथ लगती है, पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन निकालो। सर। बेरोजगारी की वजह से आरिफ गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? जब हम किसी को ठुकराते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे लोग अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं।
उनके अंदर पनप रही हीन भावना उन्हें समाज से विद्रोह करने पर मजबूर करती है। हम बिना किसी की काबिलियत को परखे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये काम उससे नहीं होगा, वो इस काम के लिए उचित नहीं है। कहीं ऐसा करके हम उन्हें कुचलने, अपमानित करने या उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित करने में भागीदार तो नहीं बन रहे। कुदरती खामियों से जूझते इस इंसान की हत्या भला कौन कर सकता था? केस अनोखा था और सवाल कई थे जिनके जवाब ढूंढती पुलिस हर खुलासे से हैरान थी। अरे साहब, बातें तो बड़ी बड़ी बोल के गया था मुझे, ले जाएगा इस पिंजरे से उड़ाकर, लेकिन उसके बाद ना ही वो आया और ना ही उसने फोन उठाया। इसकी 3 प्रिंट आउट निकालो। सर, आरिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया। उसकी मौत 20 नवंबर को रात 2 और 3 बजे के बीच हुई। इसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो अपने घर वाले और सादिक के अलावा और 3 लोगों से बात किया करता, हरी, विट्ठल और सोनम। ये ताज्जुब की बात है कि इन तीनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। एक साथ तीनों के नंबर्स का ऑफ होना मतलब साफ है, या तो इनमें से किसी ने या फिर तीनों ने मिलकर ये कांड किया है। इन तीनों से मिलना पड़ेगा। इनके फोन नंबर से इनके एड्रेस निकलवाओ और पूछताछ करो। उस कोठे से कुछ पता चला? सर, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आरिफ वहाँ पिछले कुछ दिनों से नहीं गए और ना ही वहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आरिफ को कोई मार दे। हेलो, ठीक है, उन्हें हमारे थाने में भेजिए। देशमुख, आरिफ केस में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आने वाली है। साहेब, माझा नवरा विठ्ठल 2 दिन से गायब है साहब। फोन भी नहीं लग रहा उनका। मुझे पता चला है कि उनका साथी आरिफ, उसका कत्ल हो गया है साहब। मैं ये शिकायत उधर करने गई थी, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया साहब। ये रहा साहब उनका फोटो। आप इन सबको पहचानती हैं? हाँ हाँ साहब, मैं पहचानती हूँ। ये हरी है साहब, ये आरिफ है साहब, हमारा नवरा है साहब, और उसके बाजू में जो लड़की है ना साहब, वो सोनम है। ये सब लोग ना बर्थडे पार्टी में नाच गाने का काम करने जाते थे साहब। इन सबका आपसी रिश्ता कैसा था? मतलब आपस में कोई झगड़ा या कोई अनबन? सबका तो पता नहीं साहब, पर एक बार ना पैसा ज्यादा चाहिए। हाँ, चाहिए। तुझे ज्यादा काम करता हूँ तो पैसा चाहिए। अरे कुछ काम नहीं करते। अरे घरे तू, अरे तू जाना। नर्मदा जी, आपके पति के दोस्त आरिफ की हत्या हुई और आपका पति विट्ठल लापता है। हो सकता है इस हत्या में आपके पति का हाथ हो। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते साहब। उस आरिफ को तो ग्रुप के मालिक हरी ने मारा होगा साहब। क्यों? क्योंकि हरी जो है ना, सोनम को अपनी बहन मानता था साहब, और जो आरिफ है ना, वो सोनम के पीछे पड़ा था साहब। और हरी कभी नहीं चाहता था आरिफ जैसे लड़के से उसकी शादी हो जाए। मेरे पति को ढूंढिए साहब, ये जो हरी का कार्ड है साहब। ठीक है, आप जाइए। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम आपको इत्तला करें। बस थोड़ी दूर और है। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। दीदी, नहीं चल सकते हैं हम अब। तुम यहाँ रुको, हम अभी कुछ करते हैं। क्या है? दीदी, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। वो मेरी छोटी बहन है ना, बहुत भूखी है। ठीक है, रुको। ये लो। हेलो,
पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। एक एक करके इस ग्रुप के लोगों का मरना किसी बड़े खेल का इशारा है, पर कोई ऐसे लोगों का दुश्मन क्यों होगा भला? आरिफ मर चुका है, हो सकता है कि सोनम और विट्ठल का चक्कर चल रहा है। उन दोनों ने इसे मार दिया और फरार हो गए। हो सकता है कोई इनके ग्रुप का ही दुश्मन हो जो एक एक करके इनको मार रहा है। पता करो इनके ग्रुप का कोई दुश्मन या कॉम्पिटिटर था और विट्ठल और सोनम की तलाश और तेज करो। सर, लगता है घर पे कोई नहीं है। हरी पाटिल, सोनम कुदमकर। सुनिए। हाँ साहब। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ सर, मैं वर्ती तीसरा मारा रहता हूँ। ये हरी और सोनम कहाँ हैं? सर रहते तो यही है, हरी और सोनम, पर पता नहीं बहुत दिन से देखा नहीं। आप इन लोगों को पहचानते हैं? हो ना साहब, ये हरी है और ये सोनम है साहब, ये भाई बहन है। एक मिनट साहब, एक हफ्ता पहले और एक कांड हुआ था। अरे अकल वकल नहीं आ रही तुझे? अबे साले बहुत पिटेगा, इतनी मार मारेंगे ना कुत्ता बना देंगे तुझे। आप पहचानते हैं उन लोगों को? मैं नहीं पहचानता उनको। और कोई आदमी जो हरी और सोनम के बारे में कुछ जानता हो? साहब वो वॉचमैन के साथ हरी की बहुत जमती थी। कहाँ है वो, बुलाइए उसे। सर वॉचमैन 2 दिन के लिए मुंबई गया है, आते ही आपके पास भेजता हूँ। आरिफ की मौत की वजह यही झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कि वो गुंडे आरिफ ने ही भेजा और हरी ने बदला लेने के लिए आरिफ को मार दिया। सर, बिल्डिंग के नेम प्लेट में हरी ने सोनम को बराबर का दर्जा दिया और आरिफ के बैकग्राउंड को जानते हुए शायद उसने सोनम के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हरी ने आरिफ को मार दिया। देशमुख, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इनमें से किसी एक का हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। सोनम और विट्ठल, इनकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, इनके फोन सर्विलेंस पे डालो, इस पूरे एरिया में इनके बारे में पूछताछ करो और इनके ग्रुप के कॉन्ट्रैक्टर को खोजो। सर, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। कहने को तो ये पौने थे, लेकिन जो घटनाएं इनके साथ हो रही थी और सोनम और विट्ठल का अब तक कुछ पता नहीं था। साहेब, हा चेतन, हरीच्या बिल्डिंगचा वॉचमॅन। नमस्कार साहब। बोल। साहब, हरी मुझे हर 15-20 दिन में लिफाफा कुरियर करने को देता था। कहाँ भेजता था? साहब ये सब उसकी पावती। ये हरी नहीं, विक्रम है, सुभान राव का बेटा। इसकी मौत का सुन के बहुत दुख हुआ। मैं इस फैमिली को सालों से जानता हूँ। सुभान राव का जितना दबदबा बुलंद है, नहीं उसके बेटे का कद छोटा निकला और ये छोटा कद ही बाप बेटे के बीच की दूरी का कारण बना। विधाते कोई तो इलाज होगा ना, मैं तो तंग आ गया हूँ। देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले। अरे डॉक्टर अंकल नमस्ते। अरे विक्रम कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कल मेरा शो है, उसी के प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। मना किया था ना रूम से बाहर निकलने के लिए। फांड बनकर मेरी बेइज्जती कराएगा, जा अंदर। विक्रम का कद बढ़ाने के लिए सुभान राव ने कोई इलाज, कोई तरीका नहीं छोड़ा। सुभान राव ने विक्रम का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता था। अपनी पहचान बनाने के लिए विक्रम यहाँ वहाँ जाके खेल तमाशे करने लगा। उसने अपना ग्रुप भी बना लिया और इस सब से सुभान राव की बेइज्जती हो रही थी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। इसका मतलब है बाप को बेटे का बौनापन खटकता था और उसका बेटा उसके लिए जीती जागती बेइज्जती था। तो हो सकता है बाप ने ही बेटे को मरवा दिया हो। वैसे भी कोल्हापुर जैसे शहर में सुभान राव जैसे आदमी के लिए सुपारी देना बड़ी आम सी बात है। मारना हरी को हो, लेकिन लपेटे में ग्रुप के बाकी लोग भी आ गए। वैसे देशमुख, सोनम और विट्ठल के बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कह सकता है। छुप के भाग रहे हैं, मारे गए हैं या फिर किसी खतरे में है। थैंक यू दादा, आपने हमारी मदद की।
ओ बाबू साहब गुट्टे के लिए बैठ रहो चुपचाप। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिंदगी भर अपने बेटे से नफरत की आग में जलते रहे और जब वो अपनी पहचान बना रहा था तो उसे मरवा दिया। एक दो दोस्त भी मरे हैं उसके, 2 गायब हैं और ये सब लोग तुम्हारे बेटे हरी, मेरा मतलब है विक्रम के साथ काम करते थे। हमने सुना है तुम्हारी नफरत किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी जानकारी सही है साहब, लेकिन अधूरी है। मैं उससे बहुत नफरत करता था, इतनी नफरत कि उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे अपनी आंखों से दूर भेज दिया। मैंने अपनी मरती हुई बीवी को वचन दिया था कि विक्रम का ख्याल रखूंगा, इसलिए हर महीने उसे घर का किराया और खर्चा भेजता था। उसे मरवाने के लिए आदमी तुमने भिजवाया था ना? वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि ये तमाशा बंद करे और बाज आ जाए, इसलिए मैंने उसे धमकाने के लिए गुंडे भेजे। 2 दिन पहले मुझे उसका फोन भी आया। बाबा, बाबा मुझे बचा लो बाबा। बाबा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप बोलेंगे तो मैं घर से कदम तक बाहर नहीं रखूंगा बाबा। मुझे मेरे दोस्तों को बचा लो बाबा। तुम्हें वो कहा? फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे गाड़ी भेज दो, लेकिन लोकेशन मैं बताऊंगा। उसके बाद ना उसका फोन आया और ना ही मैंने उसे कोई कांटेक्ट किया। लेकिन तुम्हारी इस कहानी पे हम यकीन कैसे करें? अगर आपको ये कहानी लगती है तो हकीकत क्या है ये आप ही मुझे बता दो। वो नंबर दो जहां से उसने फोन किया था। सुमन राव उसी सोच की बोली बोल रहा था जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जहां हम इंसान को एक दायरे में बांध देते हैं, उसकी योग्यता, उसकी कला को उसके व्यक्तित्व से जोड़कर उसे अपमानित करते हैं। वो कुछ भी कर लें, जितना भी अच्छा कर लें, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते। और जब ऐसे लोग अपनों से, अपने घर से ठुकराए जाते हैं तो उन्हें घर की चारदीवारी को छोड़कर घर के बाहर सहारा ढूंढना पड़ता है। हम सब ने स्कूल में चिल्ला चिल्ला कर यह संकल्प लिया था कि मैं अपने सभी देशवासियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा, पर क्या हम अपनी उस प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं? क्या हम दूसरों के मान सम्मान की परवाह करते हैं? आखिर कौन था इसका जिम्मेदार? वो फाइल कल शाम तक वहां पहुंचनी चाहिए। मैंने अभी फोन किया, अभी तक वो फाइल पहुंची नहीं है। सर जाओ। विट्ठल, हरी और सोनम के कॉल रिकॉर्ड, इन तीनों की किसी सूरज नाम के आदमी के साथ कई बार बात होती थी। देशमुख, इस केस की तह तक पहुंचने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सूरज से बात करके देखिए क्या सामने आता है। सर सूरज कुठे राहतो? सूरज. हाँ साहेब, काय झालं? त्या दोघांना ओळखता का? हे माझे चांगले मित्र आहेत। मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में इनसे मुलाकात हुई थी साहब। और ये बाकी दोनों विट्ठल और सोनम फरार है। क्या साहब? इसीलिए किसी का फोन नहीं लग रहा है और उनका भी मुझे फोन नहीं आया साहब। इन चारों से तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? काय सांगू साहब, हम एक जैसे थे, समाज से ठुकराए, किस्मत के मारे। मेरे माँ बाप का पता नहीं और इनके माँ बाप होते हुए भी इनका कोई अपना नहीं। मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे सहारा दिया था साहब। ये आरिफ आदमी कैसा था? मतलब किसी से कोई झगड़ा, कोई अनबन? सच कहूँ तो आरिफ अच्छा इंसान नहीं था। जब जब तुम सपनों में आते। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? मैंने तुझे 50 मरतबा मना किया ना, वो मेरी बहन है, मेरी बहन से दूर रहना साले। साला तो मैं तुझे बनाऊंगा। क्या बोलता है? अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देता है क्या? अपनी औकात देखा है तू? अब मैं तुझे अपने परिवार के जैसे मानता हूँ और तू बार बार वही हरकतें करता है। चल निकल यहाँ से। अरे दोबारा मेरे बीच में आना नहीं। अरे क्या हुआ क्या? अरे इसको समझाओ, इसको मैं अपने घर के जैसा, अपने परिवार के जैसा मानता हूँ। ये साला मेरी बहन पर नजर रखता है। बाहर की गंदगी बाहर रख, समझा ना? निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम दोनों भाई बहन को ना, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निकाल, फिर देख लेना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हरी ने तो आरिफ को ग्रुप से निकाल दिया होगा। नहीं साहब, हरी के लिए तो उसका ग्रुप ही परिवार जैसा है और वो किसी के बिना नहीं रह सकता था। और आरिफ ने भी दूसरे दिन माफ़ी मांगी तो हरी ने भी उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी तुम्हें कांटेक्ट करे तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर।
मिष्टी, हमारी मेहनत रंग ले आई। पर तुम्हें पक्का याद है ना, यही घर है तुम्हारा? हाँ, यही है। तो फिर जाओ और मुझे माफ कर देना। जो कुछ भी हो उसे भूल जाना। तुम नहीं आओगी दीदी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ। हेलो, ठीक है सर। सांगली से फोन था, वहां एक बच्ची किडनैप हुई थी, जिसे एक बौनी लड़की वापस घर छोड़ के गई है। बौनी लड़की? देशमुख, ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की हो सकती है, जाके पता करो। सर। तुमने तो डरा ही दिया। चलो अब मुझे अपने साथ ले चलो। मिस्टर सेन गुप्ता। यस। आपसे कुछ बात करनी। देखो सर, ये है मेरी बेटी मिष्टी। इसकी माँ नहीं है सर, मैंने ही इसे माँ का प्यार दिया। कुछ दिन पहले बर्थडे पार्टी में एक इवेंट था, उसकी मैनेजर थी सोनम, वो इसे कल रात को यहाँ छोड़ के गई सर। मिष्टी, मिष्टी, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तुम यहाँ आई कहाँ से? कैसे पहुंची यहाँ? वो दीदी। कौन दीदी बेटा? वो तो चली गई। मेरी बच्ची। चल बेटा अंदर चल। सोनम, बेटा तुम्हें पता है तुम्हें उठा के कौन ले गया था? क्या वो इनमें से कोई था? मुझे कौन ले गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन सोनम दीदी ने मुझे घर छोड़ा था। सर दरअसल कुछ दिन पहले मिष्टी का 8th बर्थडे था। हम लोगों ने घर में ही एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था। एक इवेंट कंपनी को बुलाया था प्रोग्राम के लिए, ताकि ये खुश रह सके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिष्टी। अच्छा ओके ओके मिष्टी बेटा, देखो सबको बहुत तेज भूख लग रही है, अब जल्दी से केक कट करो। मैं भी केक नहीं काटूंगी। क्यों? मैं पहले सबके साथ फोटो खिंचवाऊंगी। ठीक है, आज बर्थडे गर्ल की सारी बात मानी जाएगी, जल्दी से फोटो खिंचा लो। अच्छा, इन दिनों में आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? नहीं सर, ऐसा कोई कॉल नहीं है। ठीक है। हाँ देशमुख, आइए सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इधर देखो लाश पड़ी है। और ये खून ताज़ा है, मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आसपास सर्च करो, देखो कुछ हाथ लगता है क्या। बॉडी को चेक करो। और ये केस तो पूरा उल्टा पुल्टा जा रहा है। मुझे लगता है इन सबके पीछे विट्ठल का ही हाथ है, लेकिन मकसद समझ में नहीं आ रहा। क्यों एक हंसते खेलते ग्रुप में ये खूनी खेल शुरू हो गया? सुभानराव की दुश्मनी हरी से हो सकती है, लेकिन इन सबको मार के सुभानराव को क्या मिलेगा? और एक बात नोट की, एक ही ग्रुप के 2 लोगों की हत्या एक ही एरिया में हुई है। इस जगह से कुछ ना कुछ तो लेना देना है इनका। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर,
सर। हाँ देशमुख। सर आपका शक सही निकला। वो बौनी लड़की सोनम ही थी जिसने मिष्टी को उसके घर छोड़ा था। और सर आपने उस दिन नर्मदा के दिए गए बयान पे गौर किया? उसने कहा था कि हमारी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए हम दोनों मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे सब इलाज के लिए। तो मुझे लगता है कि विट्ठल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिष्टी को किडनैप किया ताकि विट्ठल मिष्टी को अपनी बीवी की गोद में डाल सके। अगर इन लोगों ने मिलकर मिष्टी को किडनैप किया तो सोनम ने वापस लाके छोड़ा क्यों? शायद पकड़े जाने के डर से। देशमुख, मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा अपने पति विट्ठल के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है। पता लगाओ। सर। हाँ देशमुख। हाँ सर, आपका शक सही निकला। नर्मदा के घर पे ताला लगा हुआ है। ये नर्मदा विट्ठल के साथ मिलकर कहीं भागने के चक्कर में है। अपनी टीम को अलर्ट करो, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है और इनके घर पे भी नजर रखना। जी सर। चलो। विट्ठल की बीवी नर्मदा किसी के साथ ऑटो में बैठ के जा रही है। हाँ तुम उसका पीछा करो और ऑटो का नंबर मुझे भेज दो। ओके सर। जीवनी रोड ले चलो। उतरा खाली, उतरा खाली। ये विट्ठल। ओ साहेब, साहेब हम चीज भूल गए साहब। सीप में मोती की तरह हमने इसकी परवरिश की थी, लेकिन इसकी तकदीर के आगे हमने हार मान ली। हाँ साहब, लेकिन उसने हार नहीं मानी साहब। भले ही वो कद में छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे साहब उसके। आई बाबा। अरे ये बक आई। हाँ? आई। अरे अरे आई तुला माहिती है काय झालं? मैं पास हो गई। काय सांगतेस काय? आई, मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया। अरे वाह, छान। और अब देखना, मेरा भी एक बुटीक होगा, सोनम बुटीक। बाप होने के नाते मैं ही शादी के लिए जिद कर रहा था उसे, लेकिन वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी साहब। ये बहुत अच्छा लड़का है। कैसे अच्छा है आई? हाँ, ऐसे लड़के से शादी कर लूं ताकि मेरी संतान भी मेरी ही तरह हो, जो खुल के जी भी ना सके। नहीं आई, मैं पहले फैशन डिजाइनर बनूंगी और अपने सपने पूरे करूंगी, उसके बाद एक अच्छा लड़का देख के शादी करूंगी। देख सुनो बेटा, तू जैसा चाहती है ना वैसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। हे बक सोनम, अगर तू शादी नहीं करेगी तो इस घर में नहीं रहेगी, समझी? तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के। सोने बेटा। मेरी बच्ची। संभालिए अपने आप, आप जा सकते हैं। कद में छोटे हो, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं तूने। जो भी बोलना सच बोलना, क्योंकि झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मैं। सारा किया दरा उस हरी का है सब। अपने बाप से लड़कर वो यहाँ आया, अपना ग्रुप बनाया, फिर उसने हमें उसके ग्रुप में शामिल कर दिया। फिर एक दिन हाँ दोस्तों, आज अब मजा आ गया भाई। आज अपना प्रोग्राम एकदम सक्सेस हो गया भाई। ये काम 11 दिन तक नहीं खींच सकते, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें पैसे कितने मिलते हैं? क्या मतलब पैसे कितने मिलते हैं? हरी भाऊ, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। तुमने हमको सहारा दिया, आपने ग्रुप में शामिल किया, लेकिन ये काम ज्यादा दिन नहीं खींच सकते। फिर तुम लोग करोगे क्या? भीख मांगोगे या फिर से वही चोरी चकारी करोगे? अरे हरी भाऊ, तुम समझते क्यों नहीं? भाई सीधा बात का ना सीधा जवाब दिया कर। अपन लोगों को ना तेरे साथ काम नहीं करने का तो नहीं करने का, समझा? चल। हाँ हरी भाऊ, नहीं परवड़ता हमको ये काम। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम लोग। दादा, ये आरिफ ने ही विट्ठल के दिमाग में भूसा भरा होगा। लेकिन कितने मुश्किल से मैंने इस ग्रुप को बनाया और ये लोग
चंद पैसों के लिए इस ग्रुप को तोड़ने पे लगे हुए। दादा मैं समझाऊंगी उन्हें। हाँ, आप भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मैं इस ग्रुप को टूटने नहीं दूंगा। ये सब मेरे बाप दादाओं के पुश्तैनी खजाने हैं। पूरे हॉल में बक्से भर भर के ऐसे खजाने गड़े हुए हैं। चलो और निकालते हैं। हाँ जल्दी करो। ना 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 ना, बस ये खजाना अभिशापित है। अभिशापित? इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों? इसके लिए हम सबको पहले एक लड़की की बलि देनी होगी। बलि? और बलि के लिए हमने मिष्टी को उठा लिया। क्या कर रही है? ये सब क्या पागल बने? देख नहीं रही हूँ, उसके बलि चढ़ा रहा हूँ। आप होश में तो हो? सूरज, इस बच्ची को उठाओ और अभी ले चलो। अरे मजनू छोड़ उसे। अरे छोड़ यहाँ से। तू बीच में मत पड़। मत पड़। नहीं नहीं छोड़। मेरी बदकिस्मती मेरी कद से भी ज्यादा बड़ी है विट्ठल। मैंने ये सब झूठ बोला था सिर्फ तुम सबको अपने साथ रखने के लिए, ताकि एक अपराध के डर से तुम सब मेरे साथ में रहो। कोई सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और वो बने, अरे वो सब झूठ था, एक नाटक था। अरे झूठ बोला। मैं बहुत बुरा किया हमारे साथ। चल पुलिस के पास। पुलिस के पास जाने से पहले मुझे बता, कहाँ है वो खजाना? अरे कुछ बता, कहाँ है खजाना? है तो तेरी परिचय। देशमुख, बोल बोल। सोनम से मैं प्यार से बात करता था। वो मुझे पसंद करने लगी थी। उसके सपनों का नॉर्मल आदमी मैं ही था। वो मेरे अंदर अपना जीवन साथी ढूंढ रही थी। सोनम ने मुझे बताया था कि हरि के पास खजाना है। मैं उसके बातों में आ गया तो मैंने तय किया कि मैं पहले खजाना लेके जाऊंगा। आरिफ के मरने के बाद सोनम भी मिष्टी को लेके चली गई। हरि और विठल भी चले गए। मैं उन दोनों को ढूंढ रहा था साहब। तभी मैंने नर्मदा को बोला कि अगर तुम्हें फोन आए तो मुझे बता देना। तभी विठल ने नर्मदा को कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया साहब। मैं वहां पहुंचा। हरि ने मुझे, पर क्या मालूम, पहले से ही हरि ने खजाना निकाल लिया होगा। हाँ। अब फांसी के फंदे पे लटकते हुए ढूंढना खजाना। कहने को तो ये कत्ल की वारदातों का सिलसिला था, लेकिन इस अपराध की जड़ क्या थी? कौन जिम्मेदार था और क्यों घटे ये अपराध? हरि का बोला एक झूठ इतने बड़े अपराध की शक्ल इख्तियार कर गया। सवाल ये नहीं है कि उसने झूठ क्यों बोला, सवाल ये है कि उसे किस बात ने झूठ बोलने पर मजबूर किया। सगे और खून के रिश्तों से अपमानित और ठुकराए जाने के बाद हरि ने अपने जैसे ही लोगों को अपना परिवार मान लिया। सोनम के रूप में उसे बहन और विट्ठल और आरिफ के रूप में उसे भाई मिल गए थे। अलग अलग रंग और धर्म के होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, सम्मान दिया। लेकिन जब ये परिवार टूटकर बिखरने पर आया तो उसने गलत कदम उठा लिया। आरिफ को काम मिल जाता तो वो शादी करके सेटल हो जाता। सोनम का हाथ किसी अच्छे आदमी ने थाम लिया होता तो उसकी जिंदगी गुलजार बन जाती। विट्ठल और नर्मदा को किसी ने सहारा दिया होता तो उनके जीवन में भी खुशियां आ सकती थी। हरि के पिता ने अगर हरि को समझा होता तो वो अपने हुनर से अपना नाम रोशन कर सकता था। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते
हमें हर किसी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का आदर करते हुए ही एक कुशल समाज बनाना होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सामान्य से दिखने वाले सरोज और बसंत ने जिस भी वजह से आत्महत्या करने का फैसला लिया हो, लेकिन ये कदम उठाने से पहले क्या उन्हें अपनी बेटी टीना का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? जिंदगी समस्याओं का गुच्छा है जिसे सुलझाने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी हम समस्याओं से डरकर घुटने टेक देते हैं। लेकिन अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या गलत है, और हमारा एक गलत कदम उन सब जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है जो हमारे ही भरोसे होती हैं। सरोज जी, हमारे बाद टीना का क्या होगा? तो हम सोचे ही नहीं। तो उसे भी अपने साथ? बसंत जी, हमारे ना 2 रोटी से ज्यादा मत बनाइएगा, बहुत मोटे हो गए हैं हम। अरे क्या करिएगा इस काया का, जितना जिंदगी बचा है खा लीजिए। आप कुछ सोचे टीना का क्या करना है? सोच लिए, उसको नहला के यूनिफॉर्म पहना देते हैं, छुट्टी आप बना दीजिएगा, हमसे नहीं बनता है। चलो चलो बेटा चलो, चलो आ जाओ। बाय बाय बाय। चलो 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 बाय। अरे आइए 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 महाराज जी, आइए विराजिए विराजिए, आइए तो सही। क्या लेंगे आप, ठंडा गरम कुछ मंगा दें? काय शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर हमारा स्कूटर पंचर हो गया था। अच्छा, भैया हमेशा इनका कुछ ना कुछ पंक्चर होता है। आइए महाराज, वो दिखाइए, हम जो आपको डिफॉल्टर का लिस्ट बनाने के लिए बोले थे, हो गया काम? वो कर दिए सर हम। हाँ बताओ सर। मैम, वो हमारा फाइल कहाँ उड़ गया मैम? फाइल का तुम्हारा बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके? हाँ ये देखो उड़ गया। कल सुबह तक हमको वो फाइल रेडी करके चाहिए, तो ना ये बिग मिलेगा ना ही अगले महीने से सैलरी मिलेगा, सस्पेंड कर देंगे तुमको। हाँ बोलिए बसंत जी। सरोज जी, मोहन पांडे हमको देर तक जगा जगा के फिर से कब्जे बढ़ा रहा है हमारी। फिर से लेट से आएंगे आप? अरे लेट कहाँ, आ ही नहीं पाएंगे हम। मोहन पांडे हमको सुबह तक काम निपटाने का डेडलाइन दिया है। हमारा दिल तो कर रहा है कि यानी सर पटक पटक के डेड हो जाए बस। नहीं नहीं बसंत जी, ऐसा मत बोलिए, हम साथ मरने की कसम खाए थे, याद है ना? चलिए काम निपटा लेते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। वीना,
बसंत जी का ना फोन नहीं लग रहा है, तो हम उनके दफ्तर होकर आते हैं। तुम तब तक टीना को देख लोगी? हाँ। टीना, आंटी को परेशान नहीं करना। हाँ, निर्मल भैया, बसंत जी को कुछ पता है क्या? वो अंदर है क्या? अरे अभी तक आए ही नहीं तो अंदर कहां से होंगे? लेकिन वो तो कल रात को यही रुके थे ना? रुके थे या ना रुके थे, हमने सबका ठेका ले रखा है का। ये क्या है महेंद्र? हाँ? हमने तुमको क्या समझाया था? ये ऐसा होता है लेटर? मोहन जी, हाँ? मोहन जी, बसंत जी कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ है निकम्मा। बहुत अर्जेंट काम दिए थे उसको, बिना पूरा किए भाग गया। देखिए, कल रात को वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और सुबह घर नहीं लौटे, और अब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सच सच बता दीजिए कि कहाँ है बसंत जी? हमें क्या पता कहाँ है कामचोर। देखिए मोहन जी, आप कुछ भी मत बोलिए, नहीं तो हम पुलिस को ले आएंगे। हम क्या चोरी किएगा? हाँ, वो पुलिस की धमकी दे रही है। जा यहाँ से, जा, जो करना कर ले। किसी को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी हम। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? काम करो और जैसे समझा वैसे करना। कामचोर। साहब यही ऑफिस है बसंत जी का। मैंने कितनी बार पूछा लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। साहब कल बसंत त्रिपाठी जी पौना घंटा देरी से आए थे। यहाँ पे एग्जिट टाइम सुबह 4 बजे का है। तुमने त्रिपाठी को जाते हुए देखा था? साहब वो तो नाइट ड्यूटी वाले ने देखा होगा। हाँ साहब, कल रात को बसंत नाइट ड्यूटी पे था। तो फिर नाइट करके घर क्यों नहीं पहुंचा? तो हम खुद ही हैरान हैं। हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम दिए थे, अभी तक उसका ईमेल नहीं आया हमको। हमको तो लगता है साहब वो अपना काम किया नहीं ना, इसलिए ऑफिस नहीं आया। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो नौकरी, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के गायब हो गया? सच सच बताइए क्या चक्कर है? हम तुतला थोड़े न रहे साहब, एक नंबर का निकम्मा था बसंत, कोई काम ठीक से नहीं करता था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस का एंट्री रजिस्टर चेक किया। बसंत सुबह 4 बजे तक ऑफिस में ही था। सर ये तो सुबह 4 बजे तक सो रहा था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस से लेकर घर तक के रास्तों पे पता करवाया, लेकिन कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या कोई सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन बसंत की बीवी ने शक ऑफिस वालों पर जताया है। हो सकता है कि बसंत सुबह घर गया हो, लेकिन उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है। मियां बीवी के आपसी रिश्तों के बारे में अच्छे से पता करो और इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सरोज जी, हम टीना का बाल सुलझा दिए हैं, अब आप इसका चोटी बना दीजिए। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना होता है? आज ना हम आपको चोटी बनाना सिखाई देंगे। हाँ। आज से टीना बिटिया का चुटिया पापा बनाएगा। मम्मी, पापा ने हमारा कितना अच्छा बाल बनाया था। पापा कहाँ गए? हमें उनसे बाल बनवाना है। बेटा, हमको ना तुम्हारे पापा के हाथ का मटर गोभी बहुत याद आ रहा है। का स्वाद है ना तेरे पापा के हाथों का? मम्मी, हमें भी पापा का पराठा याद आ रहा है। बेटा, आज और पिज्जा खा लो। हाँ, कल से ना पक्का पक्का हम खाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हेलो, पिज्जा हूँ। बसंत अपने परिवार की वो जरूरत था जिसके बिना सरोज की गृहस्थी का पत्ता भी नहीं हिलता था। और जब बसंत के पड़ोस में पूछताछ की गई तो ये वजह सरोज को भी शक के दायरे में ले आई। साहब, बसंत जी तो बहुत ही सीधे आदमी थे। उनका आस पड़ोस में किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था। बसंत का अपनी बीवी सरोज के साथ कैसा रिश्ता था? बसंत को नौकर बना के रखा था सरोज ने। वो घर का सारा खाना भी बनाता था और झाड़ू पोछा भी बसंत ही करता था। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सरोज के घर का पूरा काम बसंत ही करता था। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है।
जब से बसंत गायब हुआ है सरोज अपनी बेटी को लेकर 1-2 बार सिनेमा देखने गई है। सरोज का पति गायब है और वो सिनेमा देख रही है? साहब, बच्ची का फरमाइश तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। उसको तो हम कहें कि उसके पापा ऑफिस के काम से बाहर गए। बसंत जी का पता चला क्या? वही तो पता कर रहे हैं। हमने सुना है कि आप बसंत जी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। हम नहीं साहब, वो अपनी मर्जी से करते थे, अपनी खुशी से। हमसे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने से तो हमारा पूरा गृहस्थी बिखर गया है। साहब, आप कोई हम पर तो शक नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे आपके और बसंत जी के बीच में सब कुछ ठीक था ना? साहब, 36 के 36 गुण मिले थे हमारे। वो हमारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। पता है, जब उनके सर का बाल उड़ गया ना, तो बिल्कुल वैसा ही स्टाइल का विग बनवाए जैसा हमें पसंद था। सरोज जी, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो। साहब, सही बताए ना, सब चिढ़ते हैं हमारे रिश्ते से। जरूर आपको कोई भड़काया होगा। आप हम पर शक मत कीजिए। बसंत जी को ढूंढ दीजिए, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। सर, सरोज दिखने में थोड़ी नासमझ भोली सी लगती है। क्या वो अपने पति को गायब करवा सकती है? जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, इसकी क्या गारंटी है? इनके कॉल रिकॉर्ड्स कहां पहुंचे? सर, बस आने ही वाले हैं। सर, धौलीबाग के पास बसंत त्रिपाठी का स्कूटर मिला है। सर, पूछताछ में पता चला कि स्कूटर कल सुबह से यहाँ खड़ा है। और कुछ? सर, आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, ना किसी ने कुछ विटनेस किया और ना कुछ सस्पिशियस मिला सर। लेकिन ये तो सस्पिशियस है ही ना कि बसंत गायब है और उसको स्कूटर वहां मिला। तिवारी, पूछताछ जारी रखो। ओके सर। आप यहाँ क्यों आए? अब क्या है, हमसे रहा नहीं गया तो पूछताछ करने चले आए। बसंत का कुछ पता चला? सर, धौलीबाग में जहाँ बसंत का स्कूटर मिला था, वहां से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर धौलीबाग पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। देखो अंकल क्या लाए हैं, तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वेलकम। सरोज, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बोलना हमें। वैसे तो हम आते ही रहेंगे बच्ची को मिलने के लिए, चॉकलेट लेकर। चलो, बाय बाय बेटा। कोई जरूरत नहीं है खाने की। हेलो सरोज जी, आपको जिला शवग्राह आना पड़ेगा। शवग्राह? बसंत जी, बसंत जी उठिए ना! बसंत जी! सर, धौलीबाग पुलिस ने बसंत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत की हत्या सतर वार की वजह से हुई थी। और सर, ये रहे बसंत के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का फोन धौलीबाग में उसी वक्त बंद हुआ जो पोस्टमार्टम में हत्या का टाइम मेंशन्ड है। सर, ये रहे उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसकी बीवी सरोज को फोन करता था। बसंत के बॉस मोहन पांडे का उसकी बीवी सरोज को फोन करने का क्या चक्कर हो सकता है? इन दोनों के बारे में जरा अच्छे से पता करो। सर, बसंत जी। बसंत की अपने ऑफिस में भले ही कोई कद्र नहीं थी, लेकिन बसंत अपने छोटे से परिवार की रीढ़ की हड्डी था। और अब सरोज के लिए अपनी बेटी टीना और अपनी जिंदगी की गुजर बसर करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सर, पता चला है कि बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसे ह्यूमिलिएट करता था। जिस रात वो ऑफिस में रुका था, उस दिन भी उसके बॉस ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। हमारा फाइल कहाँ उड़ गया? मैम, फाइल का तुम्हारे बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके। ये देखो उड़ गया। सर, मोहन सर बसंत सर को आए दिन परेशान करते थे। साहब, एक बार तो मोहन सर ने बसंत जी पर गर्म चाय भी फेंक दी थी।
ये तरीका है कोई काम करने का? कब सीखोगे काम करना? मोहन पांडे बसंत को ह्यूमिलेट करता था, लेकिन उसकी बीवी सरोज को फोन क्यों करता होगा? सर मोहन पांडे अक्सर बसंत के घर जाया करता था और आए दिन वह उसे नाइट भी करवाता था। सर मुझे लगता है कि मोहन और सरोज का कोई अफेयर चल रहा है और जिस सुबह बसंत अपने ऑफिस से निकला वो घर गया और इन दोनों ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी धौली बाग में डंप कर दी। अगर ऐसा है तो बसंत के घर से हमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। बसंत के घर का सर्च वारंट निकालो। जी हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैडम ये देखिए, ये रोना धोना बंद करो और सीधा सीधा बताओ कि बसंत के साथ क्या किया तुमने। सब हमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया है तो ये सब सामान तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था? ये सब खेलने की चीजें हैं क्या? साहब दरअसल हम और बसंत जी हम दोनों आत्महत्या करना चाहते थे। आपको याद, हम कसम खाए थे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। आत्महत्या क्यों? उस मोहन पांडे से तंग आकर। मोहन पांडे से? हाँ साहब, बसंत जी ना बहुत सज्जन और सीधे आदमी थे। उनको ऑफिस का सारा काम भी आता था, थोड़े से स्लो थे। तो जो 1 घंटे का काम होता था उसे 4 घंटे में खत्म कर देते। बस साहब इसी बात का फायदा उठा के ना वो मोहन पांडे को नौकरी से निकालने की धमकी देता था और उनका नौकरी बचाने के लिए हमें सब मोहन पांडे ना बसंत जी को ब्लैकमेल करता था और जबरदस्ती हमारे साथ रिश्ता बनाता था। बेटी बेटी, सरोज जी आप रोइए मत, वरना हमारा नाइट खराब हो जाएगा। हाँ? मतलब बसंत तुम्हें खुद मोहन पांडे के पास जाने को कहता था और तुम मान जाती थी? हमें मानना पड़ता था साहब, बस इसलिए हमने और बसंत जी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन अगर हम मर जाते तो हमारी बेटिया टीना को कौन देखता? बस हमने इसीलिए आत्महत्या नहीं की। तुम दोनों आत्महत्या करने वाले थे तो फिर बसंत का मर्डर किसने किया होगा? वही मोहन पांडे किया होगा सर, क्योंकि उससे तंग आकर हमने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन हमारे पास नहीं आए। सब आके क्या कहते, हमारी इज्जत का बात था। जिंदगी समझौतों से भरी होती है और अक्सर हमें खुशियों के लिए दर्द से समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता करने और जुर्म के आगे घुटने टेक देने में फर्क होता है। यही फर्क सरोज भूल गई और उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। सर मोहन पांडे का फोन काफी टाइम से बंद आ रहा है और आज वो अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा। उसकी बीवी ने हमें बताया कि वो कल रात से घर पे भी नहीं आया। उसकी बीवी से हमने उसके ड्राइवर का नंबर लिया तो ड्राइवर ने हमें बताया कि मोहन ने कल उसे जल्दी छुट्टी दे दी थी और वो खुद अपनी कार लेके चला गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि बसंत की हत्या के बाद मोहन डर गया कि सरोज उसके बारे में सब कुछ सच बता देगी, इसलिए वो भाग गया। मोहन पांडे की कार का नंबर हर चेक पोस्ट में भेजो और ये पता करो कि उसका फोन कब और कहां बंद हुआ था। तिवारी मोहन के ड्राइवर को बुलाओ। सर। साहब कल हमारी बिटिया का जन्मदिन था, इसलिए हमने साहब से खुद छुट्टी मांगी थी। चल रीगल होटल चल। साहब कितना टाइम लगेगा साहब? हमको आज घर जल्दी पहुंचना है साहब। तू जा, हम गाड़ी लेके जाते। फिर साहब ने हमें छुट्टी दे दी और खुद गाड़ी लेके वहां से चले गए। तो कल तुम्हारे साहब रीगल होटल जाने वाले थे? हाँ साहब, वो तो अक्सर रीगल होटल जाते थे। रीगल होटल में किससे मिलते थे? साहब मिलते किसी से नहीं थे, वो तो बसंत जी की बीवी के साथ वहां जाते थे। तो कल बसंत जी की बीवी उनके साथ थी?
नहीं सर, जब से बसंत साहब गायब हुए हैं उन्होंने वहां जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन कल शायद मोहन सर ने कॉल करके सरोज जी को वहां बुलाया था। तो सरोज अपनी मर्जी से उनके साथ जाती थी? सर वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने सरोज मैडम को कई बार रोते हुए देखा था, पर मोहन सर उनको आंख दिखा के चुप करा देते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर। संध्या, सरोज को बुलाओ। सर। हाँ तिवारी, सर सरोज के घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन और सरोज मिलकर कहीं भाग गए हो? नहीं सर, मैंने पता किया। मोहन पांडे ने रीगल होटल में रूम बुक किया था, लेकिन वहां पे उसने चेक इन नहीं किया। सर, मोहन का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। सर, ये रास्ता रीगल होटल की तरफ जाता है और मोहन के कॉल रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर है कि उसने सरोज को कॉल किया था और आधे घंटे के बाद उसका फोन बंद हो गया था। सर, सरोज का कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन उसके पड़ोस से पता चला है कि उसके मायके में भी कोई नहीं है। मोहन पांडे का मर्डर हो गया और सरोज गायब है। सरोज ने हमें कहा था कि बसंत उसे जबरदस्ती मोहन पांडे के पास भेजता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों से तंग आकर पहले उसने बसंत को मारा और अब मोहन पांडे को मारकर फरार हो गई? हमारी पूरी जिंदगी जिंदगी को समझने में गुजर जाती है। पुलिस के लिए भी एक केस जिंदगी की उन बारीक परतों जैसा था जो परत दर परत सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। क्या पुलिस बसंत, सरोज और मोहन की मानसिकता को सही से समझ पाई थी? जो सच सामने आए थे, क्या वो पूरे सच थे या फिर सच की असल परतें अभी खुलनी बाकी थी? और जल्द ही सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। कुछ दिनों से एक आदमी सरोज से मिलने यहाँ आ रहा था। कौन है वो और सरोज का क्या लगता है? पता नहीं मैडम, पर हमने उसको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसका स्केच बनवा सकती हो? सर, ये देखिए, उस आदमी का स्केच तैयार हो गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरोज ने इसी से बसंत और मोहन का मर्डर करवाया हो सकता है। पता लगवाओ ये आदमी कौन है और सरोज इस वक्त कहाँ है वो पता करो। सर, सरोज के मायके में तो कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप बहुत साल पहले ही गुजर चुके हैं। सरोज के मायके में कोई नहीं है, लेकिन बसंत? सर, बसंत के फादर का नाम शंकर त्रिपाठी था, लेकिन कुछ 6 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। इलाहाबाद का एक एड्रेस मिला है, लेकिन वो घर भी बहुत साल पहले बिक चुका है। सर, एक और बात पता चली है, बसंत त्रिपाठी शंकर त्रिपाठी का सगा बेटा नहीं था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था? लेकिन वो आदमी कौन था जो सरोज के घर के बाहर देखा गया? और सरोज कहां जा सकती है? सरोज लापता थी या किसी हादसे का शिकार थी, ये साफ नहीं था। वहीं उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई थी जिसे सरोज के साथ देखा गया था। और सरोज तक पहुंचने के लिए जब उसके घर की छानबीन हुई तो पुलिस को एक लीड मिली। ये तो बसंत और सरोज का मैरिज सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो, शायद कोई क्लू मिले। सर, बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट बनने के दौरान 2 विटनेस के सिग्नेचर थे। एक का नाम था नारायण त्रिपाठी और दूसरे का नाम था ब्रिजेश त्रिपाठी, और दोनों के एड्रेस बनारस के हैं। सरोज और बसंत दोनों के ही परिचित या रिश्तेदार नहीं थे और सरोज तक पहुंचने के लिए पुलिस उन 2 विटनेसेस से मिलने बनारस पहुंची जिन्होंने बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए थे। साहब, नारायण त्रिपाठी जी का तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। फिर उसके बाद में उनका बड़ा बेटा ये घर बेच के चला गया। बड़ा बेटा कौन है? साहब, ब्रिजेश त्रिपाठी। तो फिर छोटा बेटा कौन है? साहब, बसंत त्रिपाठी। मतलब बसंत उनका सगा बेटा था? हाँ साहब, लेकिन बसंत ने नारायण और ब्रिजेश दोनों से एकदम से रिश्ता तोड़ दिया था। वो नारायण की मौत पे भी नहीं आया और ब्रिजेश को शराब की लत थी, तो उसी के चलते पहले उसकी बीवी से छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद में वो ये घर बेच के चला गया। कहाँ चला गया? साहब, इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ उसकी बीवी यहीं रहती है, तो शायद उसको कुछ पता होगा। कहाँ रहती है? साहब, यहीं पे रहती है, कुछ आधे किलोमीटर दूरी पर। हाँ सर, ब्रिजेश हमारा ही पति है।
वरना तो हम उसके साथ नहीं रहते। आप ब्रजेश के छोटे भाई बसंत को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं सर। उसने ना सबसे रिश्ता तोड़ दिया। हमारे ससुर जी को जब हार्ट अटैक हुआ था तो बाईपास सर्जरी के लिए बहुत खर्चा आ रहा था। ब्रजेश ने बसंत से बार बार पैसे मांगे, लेकिन बसंत ने उसे एक ढेला नहीं दिया। आपके पास आपके पति ब्रजेश की कोई फोटो है? हाँ साहब, हम अभी लाते हैं। साहब, ब्रजेश का एड्रेस है आपके पास? जी साहब, वो शकरपुर में कहीं रहता है। हाँ, ये मुझे नहीं पता। जी साहब, एक मिनट बोलिए। 9769। The number you're trying to reach is switched off. सर, उसका नंबर तो आप है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो शकरपुर में कहाँ रहता है। ब्रजेश भैया ही हमें यहाँ लेकर आए। बोले कि बसंत जी तो अब रहे नहीं, तो हम कुछ दिन यहाँ आकर रह लें। टीना और हमारा माहौल बदल जाएगा। बहू, तुम इतना सब सह रही थी, हमको पहले ही बता देती। रो मत बहू, यहाँ रहो आराम से, हम हैं तुम्हारे साथ। ब्रजेश है कहाँ? जिस दिन हमको यहाँ लाए उसी दिन हमारा फोन बिगड़ गया। बोले कि ठीक करवा कर लाता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। साहब, हम तो खुद यहाँ आकर फंस गए हैं। अपना फोन बंद होने का अच्छा एक्सक्यूज दिया तुमने। क्या मतलब? आप हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, तुम गायब हुई और वहां हमें मोहन पांडे की लाश मिली। मोहन पांडे मर गया? सरोज, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम ही ने मारा उसे और यहाँ आकर छुप के बैठी हो। साहब, अगर हमें उसे मारना होता ना तो उसी दिन मार दिए होते जिस दिन उसने मैं पहली बार छुआ था। जिस दिन वो मरा, उसने मरने से पहले तुम्हें फोन किया था। क्या बात हुई थी तुम्हारी? साहब, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि वो उनको परेशान किया करता था और उस दिन भी अपने पास बुला रहा था। हम बस गुस्से में फोन काट दिए। शंकर त्रिपाठी को जानती हो? जी हाँ, वो बसंत जी के बाबूजी थे। लेकिन ब्रजेश तो नारायण त्रिपाठी का बेटा है। जी, बसंत जी बताए थे हमें। शंकर बाबूजी और नारायण बाबूजी बहुत अच्छे दोस्त थे। शंकर बाबूजी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बसंत जी को गोद ले लिया था। पुलिस सरोज को शक के दायरे से बाहर नहीं रख पा रही थी। वहीं बसंत के भाई ब्रजेश की तलाश भी जारी थी, जिसके लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बसंत की हत्या वाली जगह का डंप डेटा भी स्टडी किया जा रहा था। पुलिस ब्रजेश की शराब की लत से अवगत थी, इसलिए शहर के उन सभी ठिकानों पर नजर जमाए हुए थी जहां ब्रजेश मिल सकता था, और जल्दी ही उनकी तलाश खत्म हो गई। जिस दिन बसंत मरा उस दिन तो बनारस से इलाहाबाद आया था। तूने सिर्फ बसंत को ही नहीं, मोहन पांडे को भी मारा। हमने मारा मोहन पांडे को, हमने मारा मोहन पांडे को, क्योंकि उसने हमारे छोटे भाई की बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए हमने मारा उसको। सरोज ने कहा था उसे मारने के लिए? नहीं साहब, वो तो बस हमारे सामने अपना दुखड़ा रोई थी। हमें गुस्सा आ गया और हम जाकर के मोहन पांडे को मार दिए। हमने सुना है बसंत ने तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया था, और पिता नारायण त्रिपाठी से भी। नहीं साहब, वो बस हमारी आदतों से परेशान थे, लेकिन बाबूजी के साथ उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बसंत को शंकर त्रिपाठी ने अडॉप्ट क्यों किया था? उनका शादी नहीं हुआ था और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वो बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने बसंत को अडॉप्ट किया था साहब। ब्रजेश ने स्वीकार कर लिया था कि मोहन पांडे की हत्या उसने की थी, लेकिन बसंत की हत्या का केस अब भी अनसॉल्व था। 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था और इसी दौरान सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। सर, पता चला है सरोज को बसंत की जगह विभाग में जॉब दे दी गई। उसकी जॉब लगवाने में मोहन पांडे का ही हाथ था। उसके स्पेशल रिकमेंडेशन पे ही उसको बसंत की जगह जॉब देने की अर्जी भेजी गई। थैंक यू।
बसंत जी की मौत का दुख मनाते रहने से टीना का पेट तो नहीं भर पाएगा ना, इसीलिए हमने ये नौकरी ज्वाइन की। लेकिन हमने सुना है कि ये नौकरी दिलवाने में मोहन पांडे ने आपकी बहुत मदद की थी। साहब, वो कभी भी किसी की भी मदद अपने मतलब से ही करता था, लेकिन देखिए भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे ही दी। लेकिन उसे मारा आपके जेठ ने ही है। हाँ साहब, ये उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शायद उनसे हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सर पता चला है सरोज की तरह मोहन पांडे की बीवी माया को भी मोहन पांडे की जगह नौकरी मिल गई है। सर, हम उस सरोज के साथ काम नहीं कर सकते। उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम हमारे पति के हत्यारे के साथ काम कर रहे हैं। सर, हम थोड़े ही ना मारे हैं मोहन पांडे जी को। पर मरवाया तो तुमने ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है माया जी। सर, अगर इनको इतनी ही तकलीफ है हमारे साथ काम करने में, तो आप हमारा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। सर, जहाँ बसंत का मर्डर हुआ था, मैंने उस एरिया का डंप डेटा स्टडी किया। बसंत के मर्डर वाले वक्त उसी एरिया में एक नंबर संदीप पांडे के नाम से रजिस्टर्ड था, जो मर्डर वाले वक्त से बंद पड़ा हुआ था। सर, गोरखपुर थाने में संदीप पांडे की मिसिंग कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड है, ये देखिए। लेकिन संदीप पांडे के मिसिंग होने का बसंत के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन है। ये उसी गांव से है जहां से शंकर त्रिपाठी था। शंकर त्रिपाठी मतलब जिसने बसंत को गोद लिया था। हमें पता चला है कि ये संदीप पांडे उसी गांव का है जहां से बसंत के पिता शंकर त्रिपाठी थे। तुम इसे पहचानती हो? साहब, हो सकता है बसंत जी इन्हें जानते हो, लेकिन हम नहीं पहचानते ये कौन है। नहीं सर, हम इनको नहीं जानते। इसका सरनेम भी पांडे है और आपका भी। हो सकता है इस आदमी का आपके पति मोहन पांडे से कोई कनेक्शन हो। सर, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। संध्या, सर, तुम खुद गोरखपुर जाओ और संदीप पांडे के घर वालों से मिलो, देखो क्या सामने आता है। सर, संदीप पांडे हमारा ही बेटा है। 2 महीने पहले ही वो इलाहाबाद गया था और एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो इलाहाबाद किस काम से गया था? वो नौकरी ढूंढने के लिए गया था। इलाहाबाद में हमारा मुंहबोला भाई रहता था। संदीप तो वहीं जा रहा था, पर हमने बोला अपने मामा से भी मिल लेना। लेकिन जब वो गया, उसके मामा गुजर चुके थे। आपके इस मुंहबोले भाई का नाम क्या था? शंकर त्रिपाठी। शंकर त्रिपाठी अगर संदीप पांडे का मामा है तो बसंत भी उसको जानता होगा, लेकिन सरोज ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन सर, बसंत के मर्डर वाली जगह पे संदीप पांडे का फोन बंद होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। जरूर संदीप पांडे का बसंत के मर्डर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये संदीप पांडे अगर इलाहाबाद आया था तो इसको बसंत के साथ किसी न किसी ने तो देखा होगा। बसंत के आस पड़ोस, ऑफिस, सब जगह इसके बारे में पूछताछ करो। ओके सर। हाँ मैडम, इस आदमी को मैंने यहाँ देखा है, हमारे यहाँ चाय पीने आता था। और इस आदमी के साथ ये आदमी होता था? नहीं मैडम, इतना ध्यान नहीं दिया। सर, संदीप बसंत के घर और ऑफिस के आसपास जा रहा था, तो हो सकता है कि वो बसंत से मिलता हो। लेकिन संध्या, ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि सरोज ने उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया। सर, मुझे लगता है कि सरोज झूठ बोल रही है। सर, संदीप पांडे बसंत की हत्या के 1 महीने पहले ही इलाहाबाद में था। सर, मुझे लगता है कि बसंत के घर आने जाने के दौरान उसका और सरोज का अफेयर शुरू हो गया हो और संदीप पांडे ने सरोज के कहने पे ही बसंत का मर्डर किया। ऐसा हो सकता है क्योंकि संदीप पांडे का फोन उसी एरिया में एक्टिव था जहां हमें बसंत की लाश मिली थी, और अब संदीप पांडे गायब है। इस पॉसिबिलिटी को चेक करो कि संदीप और सरोज का अफेयर था। यस सर। संदीप पांडे का गायब होना उसे बसंत की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था, लेकिन उसका सरोज से अफेयर था या नहीं, ये सिर्फ पुलिस की थ्योरी थी जिसका कोई भी प्रूफ पुलिस को नहीं मिला था। और इसी दौरान सरोज ने इलाहाबाद से बनारस में ट्रांसफर ले लिया। अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था और सरोज के बनारस ट्रांसफर लेने के 4 महीने बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली थी। बसंत की हत्या हुए 4 महीने हो चुके हैं और संदीप पांडे कहाँ गायब है इसका कोई क्लू नहीं मिला अभी तक। और सर, सरोज का संदीप पांडे से कोई कनेक्शन होगा, इसका भी तो कोई लीड नहीं मिला है। संध्या, हो सकता है इस केस में हमसे कुछ चूक हुई हो। बनारस चलने की तैयारी करो, सरोज से एक बार दोबारा मिलते हैं। यस सर।
तो आप यहाँ सेटल हो गई है? जी हाँ, वो क्या है ना, इलाहाबाद छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन मोहन पांडे जी की बीवी को हमसे बहुत तकलीफ थी, बात बात पे हमें नीचा दिखाती थी। दरअसल हम यहाँ किसी दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमने आपके पति बसंत त्रिपाठी का केस सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कर दिया? जी, आपके पति का मर्डर संदीप पांडे ने किया था। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। संदीप पांडे? आखिर क्या दुश्मनी थी संदीप की बसंत जी से? बसंत जी ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्यों मार दिया उन्हें? हम कोशिश करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सर, आपने उसको झूठ क्यों बोला? उसका झूठ पकड़ने के लिए। तो आपको लग रहा है कि वो संदीप पांडे के टच में है और संदीप से उसने बसंत का मर्डर करवाया है? कहानी कुछ भी हो सकती है संध्या। सरोज की हर मूवमेंट पर नजर रखो। अब वही हमें इस केस के असल राज तक पहुंचाएगी। मम्मी, आप बैग में कपड़े क्यों डाल रही है? बेटा सब बताती हूँ, लेकिन अभी चलो यहाँ से, है ना? लेके जाओ। अपने फरेब का नकाब खुद उतारोगे या हम तुम्हारी खाल उतारें? साहब, हमारे बाबूजी नारायण त्रिपाठी हमको निकम्मा समझते थे साहब, और मेरे को नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उनके एक दोस्त शंकर त्रिपाठी, उनका हमारे घर में आना जाना था। वो विभाग में नौकरी करते थे, उनका कोई आगे पीछे भी नहीं था साहब। तो शंकर त्रिपाठी को तूने मारा? हाँ साहब, उनको अस्थमा की बीमारी थी साहब, तो हमने उनको अस्थमा का अटैक दिलवा दिया और एडॉप्शन के फेक बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। उनका कानूनी बेटा होने के नाते उनकी मौत के बाद हमें उनकी जगह विभाग में नौकरी मिली साहब। सब ठीक चल रहा था साहब। थोड़े टाइम पहले ये संदीप पांडे, इसको हमारे फर्जीवाड़े का पता चल गया। हमको अपने मामा की कुर्सी पे बैठा देख इंक्वायरी बिठाने का धमकी देने लगा और जाके मोहन पांडे से मिल गया। मोहन पांडे पता नहीं संदीप को क्या कह के भेज दिया और उसकी जगह मोहन पांडे उसी बात पर हमको धमकी देने लगा, ब्लैकमेल करने लगा सर। सरोज के साथ हम तो आत्महत्या करने वाले थे साहब। हमारी बेटी बचा तुम गए साहब। तो मोहन पांडे इसी वजह से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता था? हाँ साहब। मोहन पांडे के बाद संदीप भी हमको पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। एक तरफ मोहन और दूसरी तरफ संदीप। तो साहब हम संदीप का मर्डर करके खुद की हत्या का प्लान बना लिए और संदीप को यह बोल के कि उसको पैसा हम देंगे, उसको धोली बाग बुला लिया साहब। और साहब हम जानबूझ के संदीप की बॉडी को बसंत जी का बॉडी बताया। हमने सोचा था कि इनकी जगह नौकरी लेके जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेंगे, लेकिन वो मोहन पांडे
वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता था। और इसीलिए तुमने ब्रिजेश को भड़काया कि वो मोहन पांडे का खून कर दे। भैया, वो मोहन पांडे हमको कहीं का नहीं छोड़ा, और हमको पता है कि बसंत जी को भी ना उसी ने मारा है। भैया, हमारे पास जितना भी गहना, जेवर, रुपया, पैसा है ना, हम सब आपको दे देंगे, लेकिन हमें उस यमदूत से छुटकारा चाहिए भैया। उस यमदूत को नरक पहुंचा दीजिए भैया। ब्रिजेश भैया हमारे भड़काने पे जाकर मोहन को सचमुच मार दिए। सरोज जी का वो गलती नहीं था, इनको हम ही कहे थे वो सब करने के लिए। हाँ साहब, ये हमारे पति है, इनकी हर बात मानना हमारा फर्ज है। तुम फर्ज नहीं निभा रही थी, तुम अपराध कर रही थी। पत्नी होने का यह मतलब नहीं है कि पति जो भी कहे बिना सोचे समझे उसमें हाँ में हाँ मिलाकर अपराध के भागीदार बन जाओ। एक रहम कीजिएगा साहब, सरोज जी को छोड़ दीजिए साहब। कहा कि अगर ये भी जेल में चली गई टीना का क्या होगा साहब? माना कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे अपने कर्मों के निशान जरूर छोड़ जाते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे अपनों की जिंदगी पर पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम का गलत फायदा उठाकर बसंत ने नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि गलतियों की सुधरने की गुंजाइश होती है, लेकिन अपराध ना तो सुधारा जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। अपने अपराध को छुपाने के लिए बसंत ने सरोज के साथ मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया। जिस परिवार के भविष्य को बनाने के लिए उसने ये कदम उठाया, वो परिवार ही उजड़ गया, और इस सब का सबसे बुरा असर पड़ा उनकी निर्दोष बेटी टीना की जिंदगी पर। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टीना का भविष्य अपने माता पिता की नियति से बिल्कुल विपरीत उज्जवल बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सवा के को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।